नमस्कार, मैं हूं अजय। 7 बज चुके हैं। यूपी की सभी दमदार खबरें अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर आग का कहर देखने को मिला है। मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। चिंगारी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। कंपनी के कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, मगर जब आग लगी और धुएं का गुबार उठा तो देखिए आसमान में किस तरह से काला धुआं छा गया। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में आग लगी। मेरठ रोड में अचानक यहां पर भगदड़ मच गई। फैक्ट्री के भीतर धुएं का गुबार उठने लगा, काले धुएं का गुबार। ये केमिकल के जलने से इस तरह का धुआं उठता है और जैसे इसने देखिए आसमान को काला कर दिया। दूर दूर से लोग देख सकते थे। अब आग पर काबू पा लिया गया है और यूपी सरकार का ऑपरेशन बाहुबली जारी है। प्रयागराज में बाहुबली दिलीप मिश्रा का अवैध मार्केट जमींदोज कर दिया गया। यह मार्केट बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। दिलीप मिश्रा पर कई केस दर्ज हैं। प्रदेश के माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाहुबली चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नैनी के महुआरी में बने दिलीप मिश्रा के अवैध मार्केट को जमींदोज कर दिया गया। खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन में है। एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज के नैनी इलाके में बाहुबली दिलीप मिश्रा के खिलाफ की जा रही है। दिलीप मिश्रा चाका ब्लॉक का पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका आपराधिक इतिहास है और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर 2010 में हुए जानलेवा हमले का भी आरोपी है। इसका एक महुआरी में औद्योगिक थाना क्षेत्र के महुआरी में एक कॉम्प्लेक्स था। महुआरी में करीब 350 वर्ग गज में दिलीप मिश्रा ने अवैध रूप से कमर्शियल मार्केट बना रखा था, जिसमें नीचे दुकानें थी और ऊपर लगभग 30 कमरे का हॉस्टल चल रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी सत शुक्ला के मुताबिक इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया गया था, जिसके चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किया और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया। तो लव जिहाद सच है। कानपुर लव जिहाद केस में एसआईटी ने आईजी कानपुर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इनमें 14 में से 11 केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की पुष्टि हुई है। यानी एक बात साफ हो गई है कि आरोपियों ने हिंदू नाम बताकर धोखे से निकाह किया था, जिसमें बच्चियों के माता पिता ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इन 14 मामलों में 11 में चार्जशीट लगाई गई है, 3 में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है, जबकि एसआईटी को 8 मामलों में लव जिहाद के संकेत मिले हैं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को आईजी कार्यालय भेज दिया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। तो यूपी में कोरोना की महामारी फिलहाल काबू में है। हालांकि दिल्ली से सटे यूपी के 5 जिलों में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केसेस में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यूपी के 5 जिलों में मामले बढ़ने लगे हैं। लेकिन मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना कंट्रोल में नजर आ रहा है। प्रदेश में 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित हैं अभी। और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए योगी सरकार सावधान हो गई है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एनसीआर से सटे 5 जिलों में जांच की सुविधा तेज कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद आने जाने वालों की काफ़ी संख्या है। इसलिए प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। प्रशासन ने शादी में जुटने वाली भीड़ के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। इसके लिए शादी में अब 200 की जगह 100 लोगों को ही इजाजत मिलेगी शामिल होने की। जांच की संख्या को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजों, बीएसएल लैब का उद्घाटन किया।
फिलहाल प्रदेश में 1,80,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता है, यानी कि यूपी में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी का मॉडल हिट दिखाई दे रहा है। और इस सबके बीच सीएम योगी ने यूपी के 7 मेडिकल कॉलेजों में बीएसएल लैब का उद्घाटन किया। ये लैब राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में बने हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजाना 2.25 लाख कोरोना टेस्ट करने की क्षमता है और कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में बेहतरीन काम हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के देश अच्छा प्रयास कर रहा है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही उस पर प्रभावी नियंत्रण करने, 24 करोड़ की आबादी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए जो प्रतिबद्धता हमारी है, अपनी इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग आपस में मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रदेश और देश के अंदर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है। आज ज़्यादातर समाचार पत्रों में आपने देखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली में कोरोना कैसे कंट्रोल करना है, ये अगर सीखना है तो सीएम योगी से सीखिए। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने केजरीवाल को नसीहत दी है कि वो मुख्यमंत्री योगी से कोरोना कंट्रोल का तरीका सीखें। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने यूपी पर कोरोना मरीजों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था। जयप्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार खुद को देखे। यूपी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में अब तक कोई कोताही नहीं की है, जबकि WHO ने एक बार फिर कोरोना से लड़ाई में यूपी सरकार की तारीफ की है। एक तो दिल्ली सरकार को इस तरह के बयान देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ही घर में पहले देखें कि जून से जुलाई में हाईकोर्ट में एक PIL हुआ था जिनमें इनसे आंकड़े मांगे गए थे। हाईकोर्ट ने उसकी समीक्षा करने के बाद स्पष्ट कहा कि इन्होंने टेस्टिंग सही नहीं किया। आप मान के चलते हैं कि एंटीजन टेस्टिंग में 54% का पॉजिटिविटी आता है, बाकी जो इनका नेगेटिव वाले होते हैं वो इन्होंने टेस्ट नहीं कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में आज भी 14 BSL लैब का शुभारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली से यूपी लौटने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली में नौकरी करने वाले लोगों की पहचान कर उनकी और उनके परिवार का भी टेस्ट कराया जाएगा। तो क्या फिर से एक बार मंडरा रहा है कोरोना का वही खतरा जो हमने पिछले महीनों में देखी थी? पीछे कमी आई थी, मगर फिर एक बार वो लहर। कितना सतर्क होने की जरूरत है और किस तरह से काबू कर रही है योगी की सरकार, आज इन सभी पहलुओं को समझेंगे महाबहस में। जुड़िए मेरे साथ रात 8 बजे। और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मोबाइल कोरोना लैब का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कोविड सेंटर में पहुंचकर जायजा लिया। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई है, जिसका मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाला है। ये तस्वीर उसी की है। कोविड सेंटर में गृह मंत्री खुद पहुंचे। कोरोना पर एक्शन में अब होम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। मोबाइल कोरोना लैब का उद्घाटन किया है, यानी कि ये लैब जगह जगह पहुंचेगा लोगों के पास और वहीं पर उसकी टेस्टिंग होगी। इससे पता चल पाएगा कि कितने लोगों में कोरोना फैल रहा है और समय से उपचार भी होगा। तो ये इसकी शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। इन दिनों फिर से लहर आई है, कोरोना में जबरदस्त उछाल आया है कोरोना मरीजों की संख्या में, और इसकी वजह से फिर से एक बार चिंता की लकीरें पैदा हुई हैं। और यही वजह है कि अब केंद्र की सरकार भी इसमें एक्शन में के मोड में। विकास दुबे के अकाउंटेंट जय वाजपेयी ने फर्जीवाड़ा करके पासपोर्ट बनवाया था। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ एक और FIR दर्ज कराई है।
साथ ही उन पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच की बात कही जा रही है जिन्होंने विकास दुबे की मदद की। विकास दुबे की खजांची जय वाजपेयी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। जय वाजपेयी के खिलाफ नजीराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। ये मामला फर्जी पासपोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर दर्ज हुआ। आरोप है कि जय वाजपेयी ने जो पासपोर्ट बनवाया है उसमें फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे और अब नजीराबाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें संबंध में एक नज़ीराबाद थाने पे एक फिर से इनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, जिसमें जो पासपोर्ट जो था उसमें जो इन्होंने एफिडेविट्स लगाए थे और अदर डॉक्यूमेंट्स उनका फेक होना पाया गया है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। अब पुलिस की टीम इस बात की जांच कर रही है कि आखिर तत्कालीन थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज ने किस आधार पर जब वाजपेयी के पासपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट लगाई थी। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं जो जय खाकी वर्दी पहनकर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों के साथ काम कर रहे थे। यानी कहीं न कहीं तत्कालीन थाना प्रभारी से लेके पुलिस आरक्षी तक की मिलीभगत के चलते फर्जी पासपोर्ट और लाइसेंस दोनों बनाया गया। अब देखना ये होगा कि पूर्व में बने लाइसेंस और पासपोर्ट में संलिप्तता पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लगभग 9 महीने बाद यूपी की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खुल गए हैं। आज जब कॉलेज खुले तो कुछ जगहों पर छात्रों की भीड़ उमड़ी, लेकिन कुछ कॉलेजों में इक्के दुक्के ही छात्र नजर आए। कोरोना काल में 8 महीने बाद एक बार फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के दरवाजे स्टूडेंट के लिए खुल गए हैं। आज पहला दिन है जब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण कार्य की शुरुआत की गई है। बात करें अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो वेस्ट यूपी के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में क्लास शुरू हो गई है। ये मेरठ का एक बड़ा सेंटर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जहां आज क्लासेस शुरू हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये क्लासेस चल रही है। 50% अटेंडेंस के साथ यहाँ बच्चों की क्लासेस शुरू कर दी गई है। हर किसी के मुंह पे मास्क मिलेगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी रौनक लौट आई है। पहला दिन होने के कारण छात्र अपने दोस्तों सहपाठियों से मिलने में भी व्यस्त दिखे। क्लासरूम में बैठे छात्र टीचर का इंतजार करते दिखे। छात्रों का कहना है करीब 8 महीने बाद दोस्तों से मुलाकात हुई है। साथ ही घर से बाहर निकलने की अब आजादी मिली है। कोविड का खौफ तो है पर सावधानियों से उस पर विजय पाई जा सकती है। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद बाहर निकल के कॉलेज आके। हाँ, फिर पढ़ाई भी हो रही है। हाँ, बहुत टाइम बाद निकले तो अच्छा लगा, क्योंकि इतने महीने से हम लोग घर थे, मिले भी नहीं थे हम लोग 8 महीने से। तो सही है, खुल गया है। तो कॉलेज के खुलते खुलते फिर से कोरोना की लहर। क्या इस बीच कॉलेज को फिलहाल बंद ही रखना बेहतर है या खोलना बेहतर है, ये भी हम समझेंगे। रात 8 बजे महाबहस में जुड़िए मेरे साथ। और लखनऊ से खबर आ रही है, धान खरीदने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। धान क्रय केंद्रों में किसानों से खरीदा जाए धान। किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं हो, ये भी सीएम ने कहा है। अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। क्रय केंद्रों के निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। जनता को आलू प्याज उचित मूल्य पर मिले, ये भी सीएम ने कहा है। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजीत, तो ये एक बड़ा मुद्दा हर साल बनता है, क्रय केंद्रों पर सही से खरीद हो, क्या इसके लिए निर्देश सीएम का? देखिए, बिल्कुल अजय, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर कहीं भी जमाखोरी और कालाबाजारी की जाती है तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। और आज साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सीधे तौर पर कहा है कि किसानों को धान के केंद्र पर उनकी उपज बेचने में कोई असुविधा ना हो। खुद अफसर जो है उसकी मॉनिटरिंग करें, आकस्मिक निरीक्षण करें, आलू प्याज सहित जो आवश्यक खाद्य सामग्री है सही मूल्य पर मिले और इसकी जमाखोरी अगर कहीं भी पाई जाए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, रासुका लगाई जाए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने भी कहा बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो किसान है जो मूंगफली की फसल उगाते हैं उनको भी उचित मूल्य दिलाने का काम अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और उसकी रिपोर्ट भी सीएम दफ्तर ने बाकायदा मांगी है कि हर सप्ताह आप रिपोर्ट देंगे कि किसानों को उनकी फसल का कितना मूल्य मिला, कितनी सुविधा मिली, कहीं जमाखोरी नहीं हो रही, इसको भी सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, सीएम ने साफ कर दिया है। अजय, देखना होगा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो, उनको उनकी फसल का उचित दाम मिल पाए। धन्यवाद अजीत आपका। वेलकम बैक। प्रयागराज में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। महासचिव चंपत राय ने ये बैठक ली। राम मंदिर निर्माण को लेकर के बड़े फैसले हुए। संघ के सुझाव पर मंदिर ट्रस्ट की बुलाई गई थी बैठक। 26 नवंबर को नई दिल्ली में भी बैठक होगी, ट्रस्ट की बैठक होगी। ये 26 को दिल्ली में लोगों से सहयोग लेने की रणनीति पर चर्चा हुई। 11 करोड़ परिवारों से संपर्क करने की तैयारी होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है ये सुझाव कि लोगों को शामिल किया जाए, 11 करोड़ लोगों से संपर्क साधा जाए, मदद ली जाए।
बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है तो एक बड़ी मुहिम होगी पूरे देश के स्तर पर 11 करोड़ लोगों से सहयोग लेने का लक्ष्य, ताकि लोगों की भागीदारी हो सके अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सुझाव पर 2 दिवसीय बैठक प्रयागराज में खत्म हुई है। चंपत राय ने यह बैठक ली है। चंपत राय, ध्यान दीजिए कि उस कमेटी में भी हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो है वहां मंदिर बनाने का जो कामकाज देख रही है ट्रस्ट। सर्वेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। सर्वेश, तो ये एक बहुत बड़ा अभियान होगा, 11 करोड़ परिवार तक पहुंचना, क्या बातें, क्या फैसले? देखिए, आज जो है आरएसएस की जो 2 दिवसीय बैठक थी उसके आखिरी सत्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस बैठक में शामिल हुए थे और वहां पर राम मंदिर को भव्य और दिव्य स्वरूप देने को लेकर और उसमें जन सहभागिता बढ़ाने को लेकर संघ प्रमुख से चर्चा हुई थी और इस बारे में यह भी जानकारी दी गई कि संघ के सुझाव पर राम मंदिर ट्रस्ट की एक आपात बैठक 26 नवंबर को दिल्ली में बुलाई गई है। उसमें और भी विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी और यह रणनीति तय होगी कि मंदिर निर्माण में कैसे लोगों का सहयोग लिया जाए। साफ तौर पर सर्वेश, तो आप जो बता रहे हैं, जो फैसले हुए हैं, लोगों की सहभागिता, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक बड़े अभियान की तैयारी संघ की। तो ये थी यूपी की दमदार खबरें, कुछ ही पलों में उत्तराखंड की सभी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।